हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं महेश बर्णवाल की बुक के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है प्रस्तर युग, जिसे हम आदि मानवों का युग भी बोलते हैं। तो इससे पहले हम चैप्टर 1 को अपलोड कर चुके हैं, यानी कि ऐतिहासिक परिचय को हम पहले से ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है तो जा कर के उसे देख लीजिए, देन सेकंड चैप्टर को भी देखिएगा। फर्स्ट चैप्टर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, आप वहाँ से भी उसे आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएगी। तो बिना देर लगाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें मानव की उत्पत्ति व विकास। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा पहले कि मानव की उत्पत्ति और विकास के बारे में विद्वानों का क्या मत था। तो कहा जाता है कि जो अधिकांश विद्वानों का मत है वो था कि आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व या इससे भी पहले प्राइमेट्स कहा जाता है नरवानर को, यानी कि नर की जो मानव है उसकी तरह को बंदर का आकार, बंदर के टाइप का इंसान, जिसे नरवानर कहा जाता है। तो प्राइमेट से ही ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जो मानव के समान था, और वो धीरे धीरे ये प्राणी वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गया और पृथ्वी पर ही रहने लगे थे, ऐसा माना जाता है। इसमें भी बताया गया है कि विभिन्न विद्वानों का मत है कि आज से लगभग 50,000 से 1 लाख ईसा पूर्व या इससे भी पहले प्राइमेट्स, जिन्हें नरवानर बोला जाता था, उनका जन्म हुआ, जो मानव के समान थे तथा ये वृक्षों पर रहा करते थे। और धीरे धीरे ये प्राणी वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए और भूमि पर ही रहने लगे। और बताया जाता है कि इनका जीवाश्म बोला जाता है फॉसिल्स को, ठीक है। इनका जीवाश्म भारत में नहीं मिला है। मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत जो है द्वितीय हिमावर्तन आपका ग्लेशिएशन को बोला जाता है। हिमावर्तन जो है आपका ग्लेशिएशन को बोला जाता है। तो हिमावर्तन काल की बताए जाने वाले संचयों से मिले पत्थर के औजारों से मिलता है, जिसका काल लगभग आपका 5 लाख बीसी से 8,000 बीसी तक माना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए प्रेजेंट में, तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल से जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिली है उनके अनुसार मानव की उपस्थिति और भी पहले, यानी कि 14 लाख वर्ष पूर्व रखी जाती है। कितने? 14 लाख वर्ष पूर्व। पर इस विषय पर और खोज करने की अभी आवश्यकता है। अभी इस चीज़ की खोज करने की भी आवश्यकता है। और अगर आगे बात की जाए आपकी प्राइमेट्स क्या थे, तो प्राइमेट्स के बारे में देखिए। तो प्राइमेट्स का अर्थ था मनुष्य सदृश वानर है। इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वनमानसों तथा इस तरह के स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। प्राइमेट्स से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ। ये प्राणी आज से लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। और अगर एक जानकारी के लिए बताया जाए कि अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानववाद में बसे, हालांकि इस उपमहाद्वीप का पाषाण तकनीकी मोटे तौर पर उसी तरह विकसित हुआ है जिस तरह अफ्रीका में हुआ था। और जिस काल की जानकारी के लिए लिखित और प्रमाणिक साधन उपलब्ध हैं उसे विद्वानों ने क्या कहा था? ऐतिहासिक काल। क्या कहा था? ऐतिहासिक काल कहा था। उसका नाम दे दिया, ऐतिहासिक काल का नाम दे दिया। और जिस काल की जानकारी के लिए लिखित और प्रमाणिक साधन उपलब्ध हैं उसे तो दे दिया गया विद्वानों ने ऐतिहासिक काल का नाम। और जिस काल की जानकारी के लिए कोई लिखित या प्रमाणिक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है उसे प्राक ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, या
प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है आपको आदि मानव का मूल स्थान। देखिए आदि मानव का मूल स्थान। तो आदि मानव का जो मूल स्थान थे उनके बारे में आपको मैप में दर्शाया गया है। तो देखिए पहला आपका जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है, जो नर बानर था, वो दक्षिण अफ्रीका में रहता था। यहाँ पे देखिए दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यहाँ पे जो नर बानर था वो यहाँ पे रहा करते थे। और जिंजांथ्रोपस जो था, जो पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता था, वो पूर्वी अफ्रीका यहाँ पे है आपका 2 नंबर पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जावा मानव जो था वो जावा में थे, जावा मानव जावा में थे। यहाँ पे आपका जावा है, तो यहाँ पे थे जावा, ठीक है। इसके बाद आपका पैकिंग मानव जो था, जो चीन में थे, पैकिंग मानव चीन में। तो यहाँ पे आपका चीन है, तो पैकिंग मानव यहाँ पे थे, यहाँ पे निवास किया करते थे। निएंडरथल मानव जो था वो जर्मनी में निवास किया करता था, यहाँ पे जर्मनी में। और आपका पिल्टडाउन मानव जो था इंग्लैंड में, पिल्टडाउन मानव इंग्लैंड में निवास किया करते थे इस जगह पर। और क्रोमेगनन मानव जो था वो फ्रांस में, कहाँ पे, फ्रांस में निवास किया करते थे। और आपका होमोसेपियंस मानव जो था, होमोसेपियंस मानव जो था वो आपका कश्मीर में, यानी कि एशिया में, कहाँ पे, एशिया में निवास किया करते थे, ठीक। कश्मीर, सॉरी पामीर, पामीर में ये निवास किया करते थे। आगे देखिए, आगे टॉपिक है आपका पुरापाषाण, यानी कि पैलियोलिथिक युग, जिसे आकेटक एवं खाद्य संग्राहक का नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पुरापाषाण जिसे हम पैलियोलिथिक युग बोलते हैं या पैलियोलिथिक काल बोलते हैं, और जिसे हम आकेटक एवं खाद्य संग्राहक के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके बारे में मानव धरती पर संभवतः अति नूतन प्लीस्टोसीन युग के आरंभ से पैदा हुआ है। अति नूतन प्लीस्टोसीन युग से आरंभ हुआ है या पैदा हुआ है। इसी समय गाय, हाथी और घोड़ा आदि का भी उद्भव हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि गाय, हाथी और घोड़ा का उद्भव कब से हुआ या जन्म या उत्पत्ति कब से हुई, तो आप कह सकते हो कि अति नूतन प्लीस्टोसीन युग से आरंभ हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से नए तथ्यों के विश्लेषण के से अब मानव की भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा रही है। आगे बात की जाए तो भारत में मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। यह काल आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। यह बात की जाए भारत में पुरापाषाण कालीन मानव के शारीरिक अवशेष जिन्हें जीवाश्म बोला जाता है, क्या बोला जाता है, शारीरिक अवशेषों को जीवाश्म, कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं। और इस काल में मानव का जीवन एक शिकार खाद्य संग्रह पर निर्भर था। जो इस काल के जो मानव थे उनका जो पूरा जीवन था वो केवल शिकार खाद्य संग्रह पर निर्भर था, यानी कि उनका जो पूरा जीवन था वो केवल शिकार करके अपने खाने की व्यवस्था को किया करते थे। इसलिए यहाँ बताया गया कि शिकार खाद्य संग्रह पर निर्भर था, इसी पर डिपेंड था, हंटिंग पर डिपेंड था, निर्भर था। तो पुरापाषाण युग की अवस्था यहाँ पे देखिए, उसमें बताया है पुरापाषाण युग की क्या अवस्थाएं थीं। तो भारतीय पुरापाषाण युग को 3 भागों में बांटा जाता है, आरंभिक या निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो पहली अवस्था को 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। दूसरी अवस्था को आपका 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। और तीसरी अवस्था को 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है।
अब बात की जाए पहले निम्न पुरापाषाण काल की, तो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक का समय जो है निम्न पुरापाषाण काल कहलाता है या आरंभिक काल कहलाता है। तो इस काल में मानव मूलतः क्वार्टजाइट इस काल में मानव मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे और इस काल के उपकरणों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। आगे देखते हैं। तो इस काल को जो बताया मैंने निम्न पुरापाषाण काल, इस काल में औजारों का जो प्रयोग करता था वो था होमो इरेक्टस था, जो निम्न पुरापाषाण काल था। और इस काल में औजारों का जिन्होंने प्रयोग किया या जो प्रयोग करता थे उनको होमो इरेक्टस कहा गया था। अब मैंने बताया आपको कि निम्न पुरापाषाण जो काल था, तो इस काल के उपकरणों को कितने भागों में विभक्त किया गया था? 2 भागों में। तो नंबर 1 है चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। कौन सी? पेबुल संस्कृति के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इस संस्कृति से रिलेटेड जितने भी उपकरण थे वो सबसे पहले पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इस संस्कृति से जितने भी रिलेटेड उपकरण थे, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ पाए गए? तो सबसे पहले पंजाब की सोहन नदी घाटी से पाए गए। तो इसी कारण इसको सोहन संस्कृति भी नाम दे दिया गया। सेकंड थी आपकी हैंड एक्स संस्कृति। तो इसके उपकरण जो थे, देखिए, इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप, कहाँ? मद्रास के समीप बादामदुराई। कहाँ? बादामदुराई। मद्रास के समीप बादामदुराई और तथा आपका जो है अतिरमपक्कम में प्राप्त किए गए हैं। हैंड एक्स संस्कृति के सबसे पहले जो उपकरण हैं वो मद्रास के समीप बादामदुराई तथा अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए हैं और यहाँ से साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लोक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं और इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। और देखिए, सबसे पहले आग का प्रयोग करने का प्रमाण इस काल में चीन के चाओजू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है, लेकिन इस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं होता था। कैसा नहीं होता था? नियमित नहीं होता था बिल्कुल भी। और सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सन 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लरब, कहाँ? पल्लरब नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स, यानी कि आप कह सकते हो हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक है, हाथ की कुल्हाड़ी के अवशेष जो हैं प्राप्त किए थे। किसके? हैंड एक्स के अवशेष प्राप्त किए थे। हाथ की कुल्हाड़ी के अवशेष प्राप्त किए थे। कहाँ से? मद्रास के पास पल्लरब से। कब? 1863 ईस्वी में, ठीक है। और आरंभिक पुरापाषाण युग के जो स्थल हैं पाकिस्तान में, वो पंजाब की सोहन नदी की घाटी में भी पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? सोहन भी बोला जाता है उसको और सोहन नदी की घाटी भी बोला जाता है, तो वहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है। और 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा, यानी कि आप कह सकते हो नर्मदा नदी घाटी कह सकते हो, वहाँ से मानव यानी कि मनुष्य की कपाल बोलते हैं खोपड़ी को, तो खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त किया है, जो कि भारत में प्राप्त मानव अवशेष का प्राचीनतम साक्ष्य भी माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसने बताया है कि पुरापाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण। तो मैंने आपको बताया था, पहला निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। तो इसको आपका निम्न पुरापाषाण काल जो है, इसको सल्क संस्कृति कहा जाता है।
मध्य पुरापाषाण काल को फल्क संस्कृति कहा जाता है और उच्च पुरापाषाण काल को सल्क फल्क संस्कृति कहा जाता है। अब देखिए, जो आपकी सल्क संस्कृति थी उसके अंतर्गत सोहन घाटी जो कि पाकिस्तान में है वो आती है, और वो बेलन घाटी जो कि आपकी मिर्ज़ापुर से रिलेटेड है, बोलन घाटी, वो आती है। अब बात की जाए फलक संस्कृति की या मध्य पुरापाषाण काल की, तो इसके अंतर्गत सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी, ये चारों की चार इससे रिलेटेड हैं। अब बात की जाए उच्च पुरापाषाण काल की या सल्क फल्क संस्कृति की, तो इसके अंतर्गत बोलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये सब इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात की जाए तो आगे इसने बताया है कि आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पाए गए हैं। आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार जो थे वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में बेलन घाटी से मिले हैं, और मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रय बोलते हैं चट्टानों के बने आश्रय, ठीक है, वहाँ से औजार मिले हैं जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के माने जाते हैं। और मध्य नर्मदा घाटी के हथनौरा होशंगाबाद से एक मानव की खोपड़ी मिली, और यह भारत का एकमात्र जीवाश्म भी माना गया है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ अभी। ठीक है, सेकंड नंबर पर है आपका मध्य पुरापाषाण काल। कौन सा काल? मध्य पुरापाषाण काल। तो इसकी जो समय सीमा है वो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कितनी? 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो देखिए, इसने बताया यहाँ पे कि मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट, फ्लिंट, इनके पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। ठीक है, और फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है, और फलकों की अधिकता के कारण इस काल को हसमुख धीरज लाल संकालिया ने इसे फलक संस्कृति की संज्ञा दी। और फलक एक प्रकार का औजार होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। तो इसको फलक संस्कृति की संज्ञा किसने दी? तो इसको फलक संस्कृति की संज्ञा हसमुख धीरजलाल संकालिया ने दी थी। आगे बात की जाए, मध्य पुरापाषाण युग में मुख्यतः पत्थर के फलकों से बनी वस्तुओं का उपयोग होता था, और इस युग के मुख्य औजार फलकों के बने विविध प्रकार के फलक, बेदनी, छेदनी और खुरचनी हुआ करते थे। और इस काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। श्रृंगार साधनों का प्रयोग भी इसी काल में प्रारंभ हुआ था या होने लगा था। आगे है आपका उच्च पुरापाषाण काल, यानी कि इसकी जो समय सीमा है वो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है या है। इस युग के उपकरण थे वो क्या हुआ करते थे? ब्लेड हुआ करते थे। ठीक है, इस युग के उपकरण ब्लेड होते थे, और विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विलक्षणताएं थीं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी थी? नंबर 1 आपकी कि नए चकमक उद्योग की स्थापना, और दूसरी आधुनिक मानव है या आधुनिक प्रारूप जिसे हम होमो सैपियंस के नाम से भी जानते हैं। तो आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सैपियंस का सर्वप्रथम उदय, ठीक है, ये इसके अंतर्गत माना जाता है। आगे देखिए, आगे इसमें देख लेते हैं मध्य पाषाण युग जो था उसके कुछ इम्पोर्टेंट स्थल हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये जो 4 राज्य हैं आपके मध्य पाषाण युग के स्थल हैं जिनमें कुछ स्थान पाए गए थे। तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद, ठीक है, आदमगढ़ में होशंगाबाद जगह। भीमबेटका के जो अवशेष मिले वो भोपाल के समीप मिले थे और बोधोर के सिद्धि के समीप मिले थे। और राजस्थान में बात की जाए बागौर की तो ये भीलवाड़ा से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो महादहा यानी कि महदहा कह सकते हो आप इसको, जो कि मेजा के समीप है। और सराय नाहर राय ये प्रतापगढ़ के समीप है, ठीक है। बिहार की बात की जाए तो पायसराय ये मुंगेर के समीप माना जाता है। तो यहाँ से ये सब इसके रिलेटेड थे। अब आगे बात की जाए मध्य पाषाण यानी कि मीसोलिथिक युग की। किसकी? मीसोलिथिक युग की, जिसे आखेटक और पशुपालक का युग भी कहा जाता है, ठीक। तो देखिए तो यहाँ बताया गया है कि प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईस्वी में एक मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ जिसे मध्य पाषाण काल, क्या? मध्य पाषाण काल युग कहा गया। यह पुरापाषाण युग तथा नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण युग था। और भारत के मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई थी। और मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़ करके और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर जीवन यापन किया करते थे। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजारों से सूक्ष्म पाषाण, जिसे हम पत्थर कह सकते हैं, पत्थर के बहुत छोटे औजार जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है। तो ये वाले औजार जो थे यहाँ के प्रमुख औजार माने जाते थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे बताया है इसने कि मध्य पाषाण स्थल राजस्थान था, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थल दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए गए हैं। और भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। भीलवाड़ा जिले में कोठरी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल भी माना गया है। कौन सा माना गया है? तो भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर जो स्थित है बागौर, जो बागौर जगह है, बागौर जो स्थल का नाम है, वो भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल माना गया। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। कोई फाइनल नहीं है, लगभग में बताया गया है, लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। आगे बात की जाए नवपाषाण यानी कि नियोलिथिक युग, जिसे खाद्य उत्पादक का युग भी कहा जाता है। किसका? खाद्य उत्पादक का युग भी कहा जाता है नवपाषाण काल को। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यूनानी भाषा का नियो शब्द था, यूनानी भाषा का नियो शब्द जो था, जिसका शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नियो का जो अर्थ है वो नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवपाषाण काल भी कहते हैं। भारत में नवपाषाण काल से संबंध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। किसको? प्राइमरोज को दिया जाता है, जिन्होंने जो कि 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल से दक्षिण भारत का प्रथम पॉलिशदार कुल्हाड़ी के उपकरण खोजकर लाए थे। क्या लाए थे? पॉलिशदार कुल्हाड़ी यहाँ दिखाया गया है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल से उपकरण खोजे थे। लेकिन कौन से उपकरण खोजे थे? तो भारत का प्रथम पॉलिशदार कुल्हाड़ी उपकरण जो था वो प्राइमरोज ने खोजा था। कब? 1842 ईस्वी में। कहाँ से? कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल से, जो कि दक्षिण भारत में आता है। और सबसे पहले 1860 ईस्वी में ले मेसुरियर ने उस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण जो था उत्तर प्रदेश की लेंस नदी की घाटी में प्राप्त किया। कहाँ से? सबसे पहले 1860 ईस्वी में
लौ मसूरिय कहा गया है। तो लौ मसूरिय को हम ले मैसूरियर भी बोलते हैं। तो इस काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। टोंस को लेंस नदी घाटी भी बोला जाता है। तो टोंस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, आगे इसने बताया है कि नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित है, जो कि आपकी कहाँ पर है, बलूचिस्तान प्रांत में। कहाँ पर, बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। और मेहरगढ़ में कृषि के, जो मेहरगढ़ में कृषि हुआ करती है, उसके प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। और इस युग को प्रथम खाद्य उत्पादक की संज्ञा प्रदान की गई है। किसकी? प्रथम खाद्य उत्पादक की संज्ञा प्रदान की गई है। तो यहाँ बताया है कि नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। और मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है। और इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजार व हथियारों का प्रयोग किया करते थे। नंबर 1 बात। दूसरा, बुर्ज होम, जिसका अर्थ बुर्ज वृक्ष का स्थान कहा जाता है। तो बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। और वह प्रथा भारत के किसी भी भाग में नवपाषाण युगीन स्थान से नहीं प्राप्त होती थी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट बात ये बताऊं कि चिरांद, जिसे बिहार प्रांत में जगह है, चिरांद जो है बिहार प्रांत में जगह पड़ती है। तो चिरांद नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल जो है एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए जाते हैं। जहां से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप कह सकते हो, मुख्य रूप से हिरण के सींगों के थे। किसके थे? हिरण के सींगों के थे। और ये उपकरण ताम्रपाषाणिक अवस्था के प्रतीत होते हैं। और इलाहाबाद में स्थित कोल्डिहवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है कि जहां से चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर बताया भी है। ठीक है। तो नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे और ये लोग स्थायी घर बनाकर रहते थे। और मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में निर्मित होने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और कृषि व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की ही देन है। और इस लोग के जो पॉलिशदार औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे, वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। मैंने यहाँ बताया था आपको बुर्ज होम, जिसका अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान। और यह श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित नवपाषाण एक स्थल में है जहाँ युगमित शवदाह के प्रमाण मिलते हैं। बुर्ज होम के लोग खोरदरे, दूसर मृद भांडों का प्रयोग किया करते थे। और यहाँ पर कब्रों में पालतू कुत्ते जो हुआ करते थे, उनको उनके मालिकों के शवों के साथ दफनाया गया था। ऐसे वहाँ से हमें साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अब आगे बात की जाए तो आगे इसमें बताया गया है नवपाषाण युग के कुछ स्थलों के बारे में, जो कहाँ से रिलेटेड थे, तो उनके बारे में देखिए। तो उसने दिखाया है नवपाषाण युग के स्थल। तो उत्तर पश्चिम भारत, एक कश्मीर है, एक उत्तरी भारत है, पूर्वी भारत है और प्रायद्वीपीय भारत है। तो उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो यहाँ पे बलूचिस्तान, ठीक है, और ऊपरी सिंध प्रणाली। तो बलूचिस्तान के अंतर्गत आपका मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, राना घुंडई ये आता है। और ऊपरी सिंध प्रणाली जो है, इसके स्थल हैं वो जलीलपुर और सरायखोला हैं। कश्मीर की अगर बात की जाए तो ये झेलम घाटी में है और यहाँ पे बुर्ज होम और गुफ कराल जो है ये इससे रिलेटेड है कश्मीर से। उत्तरी भारत की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रांत और बिहार प्रांत दो आते हैं। तो उत्तर प्रदेश प्रांत के अंतर्गत कोल्डिहवा और महदहा ये दोनों स्थल आते हैं। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में चिरांद स्थल और सेनुआर स्थल जो हैं आते हैं। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो इसमें पश्चिम बंगाल और असम दो प्रांत आते हैं। तो पश्चिम बंगाल में आपका पांडु राजा डिबी आता है और असम में आपका सारुतारू और एक
मारक डोला जो है वो आता है। प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत कर्नाटक में अब ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडाईकनाल और कुपगाल, मास्की, पल्लवाय, संगकल्लू और तक्कलकोटा ये इसके स्थल माने गए हैं। आंध्र प्रदेश जो आता है इसकी अगर बात की जाए तो नागार्जुनकोंडा, पिकलीहल व उतनूर ये स्थल आते हैं। और तमिलनाडु में अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत पय्यमपल्ली जो है आता है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे इसने फिर बताया है कि नवपाषाण काल, क्या नवपाषाण स्थल जो है वो गुफकराल, जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। ठीक है, और इस काल के लोग जो हैं कृषि और पशुपालन दोनों तरह के कार्य किया करते थे। और कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग अत्यधिक मात्रा में हड्डी के औजारों और हथियारों का प्रयोग किया करते थे। तो भारत में सिर्फ चिरांद ही एक ऐसा स्थान है जहां हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं, और यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारों पर पटना से 40 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। संभवतः तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया है, और इसका प्रमाण अतरंपक्कम मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी से लगाया जाता है। आगे बात की जाए तो ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की है। और अगर तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाणिक अवस्था को अगर देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि हड़प्पा की इसे कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, परंतु काल क्रमानुसार अगर काल जो समय है समय के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण की युगीन संस्कृति जो है वो बाद में आती है। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता यह भी है कि मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। यानी कि जो मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति है उसकी एक ये भी विशेषता है कि मालवा मृदभांड जो है वो ताम्रपाषाण मृदभांडों के उत्कृष्टतम माना जाता है या उससे ज़्यादा उत्कृष्ट मानी गई है। तो जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, जो जोरवे संस्कृति थी वो कौन सी थी, ग्रामीण थी, लेकिन इसकी कई बस्तियां जैसे दायमाबाद, इनाम गांव, इनमें नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इन लोगों ने सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया, जिससे काले व लाल रंग के मृदभांड मुख्य माने गए थे। ताम्रपाषाण युग के लोग सामान्यतः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, जिनका प्रयोग कभी कभी होता था। ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे वो पक्की ईंट हुआ करती हैं, पक्की हुई जो ईंट हुआ करती हैं उनसे परिचित नहीं थे, और पकी हुई ईंटों का जो प्रयोग था वो कभी कभी हुआ करता था। यहाँ अगर आगे बात की जाए तो ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। कहीं कहीं कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियों की भी पूजा होती थी। यहाँ इसने बताया है कि जो आपकी ताम्रपाषाण युग है तो यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। किसकी? मातृ देवी की पूजा किया करते थे, और कई जगह पर कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियाँ की भी पूजा हुआ करती थी। यानी कि एक आप कह सकते हो एक निर्वस्त्र मूर्ति बना करके उसकी पूजा भी हुआ करती थी। और आगे इसने बताया है कि पिकली हल वर्तमान कर्नाटक में, यहाँ से राख के ढेर और निवास स्थान दोनों के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युगीन लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहते थे। ठीक है, जो पिकली हल वर्तमान में कर्नाटक में है, यहाँ से क्या मिला है? राख के ढेर और निवास स्थान दोनों के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ के लोग अपना स्थायी रूप से घर बनाकर रहते थे। ठीक है, तो मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत अवस्था में थे तथा कच्ची ईंटों के घर में रहा करते थे। और बात की जाए तो बर्तन बनाने की जो कला थी, सबसे पहले इसी युग में दिखाई देती है। ठीक है, और आगे बात की जाए जलीलपुर जो पाकिस्तान में है, यहाँ मछली पकड़ने का साक्ष्य, जाल डुबाने की पकी मिट्टी में गुहिकाएँ, इन सभी का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी यानी कि 1000 वर्ष पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ, और चावल, गेहूं और जौ इन सब के कई महत्वपूर्ण फसलें
इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि से उगाई जाने लगी थी। आगे बात की जाए तो नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती व कच्ची ईंटों की आयताकार मकान के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे इसने कहा है कि नवपाषाण कालीन कुछ स्थल हैं जिनके बारे में बताया है। तो पहला स्थल आपका बुर्ज होम है, जो कि आपका कश्मीर राज्य में स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो श्रीनगर में देखिए स्थित झील के किनारे गर्तावास, जिसे कहते हैं एक गड्ढे में बना हुआ घर, जैसे अंडरग्राउंड हम बोलते हैं आजकल, तो ऐसा गर्तावास या ऐसा घर का प्रमाण 1935 ईस्वी में डी टेरा व पीटरसन द्वारा खोजा गया था। यहाँ के लोग खेती से परिचित थे। किससे? खेती से परिचित थे। और यहाँ कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। आगे देखिए, आगे इसने बताया है गुफा कराल यानी कि कुम्हार की गुफा, जो कि कश्मीर में है। तो यहाँ जो साक्ष्य मिले तो यहाँ बताया गया है कि श्रीनगर में 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त हड्डी के औजार, धूसर मृद भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा जो कि मसाला पीसने वाला घरेलू उपकरण है, व हड्डी से निर्मित सुई भी यहाँ से प्राप्त हुई है। और आगे बात की जाए मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ जो स्थल है वो आपका बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से इस स्थल से गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आगे इस महदाब स्थल की बात की है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोंपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। और धान के अलावा जौ की खेती व पशुपालन के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे बात की जाए कोल्डेहवा स्थल की, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ इलाहाबाद के दक्षिण में बेल नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से उत्खनन से 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। आगे बात की जाए तो आगे आपका स्थल बताया है संगनकल्लू। क्या बताया है? संगनकल्लू के बारे में, जो कि आपका कर्नाटक है और यह मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है। और यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं और ये टीले पशुवाड़ों के स्थल हैं। आगे स्थल बताया है पिकलीहल, जो कि कर्नाटक में है और यहाँ से नवपाषाण काल निवासी पशुपालक थे और ये गाय, बैल, बकरी और भेड़ आदि पालते थे। और यहाँ से राख के ढेर व निवास स्थल दोनों के साक्ष्य जो हैं प्राप्त हुए हैं। आगे बात की जाए चौपानी मांडों की, तो वो उत्तर प्रदेश प्रांत में स्थित है। तो इलाहाबाद के निकट स्थित मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोंपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृद भांडों के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे बात की जाए सारूतारू की, जो कि असम प्रांत में स्थित है। तो वहाँ से गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। क्या क्या? आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे बात की जाए चिरांद स्थल की, जो कि बिहार प्रांत में पड़ता है, आपका बिहार राज्य में है। तो यह बिहार राजा के जो आपका बिहार राज्य है उसके सारण जिले में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है, जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्राय हिरणों के सींगों से निर्मित हुआ करते थे। आगे इसने बात की है दाऊदली प्रांत की, जो कि आपका दाऊदली स्थल की, जो कि आपको असम प्रांत में माना जाता है। तो यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य जो हैं प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका प्रस्तर युग यानी कि आदिम युग। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ आज पूरा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और जो अभी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको PDF भी हम प्रोवाइड कर सकें। इससे पहले चैप्टर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप उसे भी देख सकते हो, या आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसे आप देख सकते हो। कल हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा, जिसका नाम है ताम्रपाषाण या कृषक संस्कृतियाँ। ताम्रपाषाण या
कृषक संस्कृति हमारा अगला चैप्टर है, तो उसको हम कल कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।